युगों पहले की बात है। एक नगर था जामवंतपुर, जहाँ गुगली नाम का एक सेठ रहता था। नगर में उसके व्यापार के चर्चे थे। हालांकि अब गुगली बुढ़ा हो गया था और कारोबार उसके दो बेटे सुदामू और बादामू संभाल रहे थे। उनका छोटा बेटा मुरली अपने पिता की सेवा करने के अलावा भाइयों का कारोबार में हाथ बंटा दे रहा था। घुघली सेठ की पत्नी गुजर चुकी थी और दो बेटों का वो विवाह कर चुका था। उनकी बहुएं भी सगी बहनें थीं जो आपस में प्रेम से रहती थीं और अपने पतियों को भी कंट्रोल में रखती थीं। दोनों भाई एक नंबर के कमीने थे। दोनों मुरली को देखकर सुलगते रहते। एक दिन सुदामू पिता से बोला, जब हम दो भाई थे ही तो फिर मुरली को पैदा करने की क्या जरूरत थी। वो हम दो भाइयों के हिस्से में से भी हिस्सा ले लेगा। आखिर हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, वे कैसे रहेंगे। औलादे भगवान की अनुपम उपहार होती, उसे देखकर जला नहीं करते। तुमने खुद भी तो 5 साल में 5 बच्चे पैदा कर डाले हो। तुम्हारे अनुसार तो बहुत बड़ी गलती कर दिए हो। मैं दिमागदार आदमी हूं, आप जैसा बेवकूफ नहीं हूं। मैं 1 दर्जन बच्चे भी संभाल सकता हूं, लेकिन मुरली को नहीं। मैं तो उसे भाई मानता ही नहीं। हालांकि मुरली दोनों भाइयों से ज़्यादा काम करता था। सुदामू मुरली से गधे की तरह काम लेता, लेकिन जब सुबह शाम भोजन खाने घर जाता तो दोनों भाइयों की पत्नियां बहुत सारे ताने सुनाकर बांसी खाना ही देती। घुघली को ये बहुत बुरा लगता। मेरे बेटे मुरली पर सुदामू और बादामू तो अत्याचार करते ही थे, लेकिन अब तो बहुएं भी भोजन के लिए तड़पा दे रही हैं। क्यों ना मैं मुरली का विवाह करा दूं और जायदाद में से उसका हिस्सा उसको दे देता हूं। घुघली के एक मित्र थे त्रिभुवन सेठ। घुघली ने एक दिन उन्हें बुलाया। ये मित्र, तुम्हारी एक बेटी है और मेरा भी अब एक ही बेटा विवाह के लिए बचा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी तुम्हारी मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए। घुघली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी चाहता हूं कि मेरी बेटी आपके घर में चली आए, बहुत सुखी रहेगी और फिर आपका कारोबार नगर में सबसे अच्छा है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। अब देर किस बात की, शुभ कार्य में विलंब क्या करना। आप अपने बहुओं को बुलाइए, बेटों को बुलाइए, अपने बेटे मुरली को भी बुलाइए। घुघली खुश होकर बड़ी बहू से बोले, बहू, मेरा मित्र अपनी बेटी का रिश्ता मुरली से करना चाहता है। तुम घर में से कोई मीठा लाओ और मेरे मित्र का मुंह मीठा कराओ। पिताजी, नौकरों के विवाह के लिए मोह मीठा क्या कराना। अरे, त्रिभुवन की बेटी कोई महारानी बनकर नहीं, बल्कि नौकरानी बनकर हमारे घर में आएगी, बदामू की पत्नी। ये बात सुन घुघली बहुओं पर चिल्लाने लगा। बहू, जरा तमीज से बात करो। मुरली मेरा प्रिय बेटा है और उसकी पत्नी घर में महारानी की तरह ही रहेगी। उसकी हिस्सेदारी या कुछ भी तुम दोनों से कम नहीं है। दिन भर आवारा घूमता है। अरे, हम दोनों हैं जो उसे खाना दे दे रही है, वरना किसी और के घर में होता तो घर वाले जूते मारकर निकाल देते। अब त्रिभुवन निकम्मे से बेटी का विवाह करना चाहता है तो कर दे। हमें भी एक नौकरानी की बहुत जरूरत है। पिताजी, चिल्ला क्यों रहे हो? हमारी पत्नियां ठीक ही तो कह रही हैं। मुरली की पत्नी इस घर में नौकरानी बनकर ही रह पाएगी। आपने खुद गलती कर दिया है। अपनी सारी जायदाद दोनों बहुओं के नाम कर दिए हो। आपको जायदाद, दुकान, गोदाम इनके नाम करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने कब तेरी बीवी के नाम अपनी जायदाद कर दिया। ये सारी जायदाद हमारी है। जिसके नाम चाहूं उसके नाम कर दूंगा। अब मैं सारी जायदाद सचमुच मुरली की होने वाली पत्नी के नाम करूंगा। मुझे पहले से पता था कि आप ऐसा करोगे, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल कर सारी जायदाद अपनी पत्नियों के नाम करा लिया। आप यह कागजात भी देख लीजिए। ये सब देख घुघली चक्कर खाकर गिर गया।
त्रिभुवन अपने मित्र को संभालने लगा। त्रिभुवन सेठ, क्या आप भी अपनी बेटी का विवाह मुरली से करना चाहोगे? त्रिभुवन वहां से चला गया। मुरली भागकर वैद्य को बुला लाया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। घुगली सेठ मर चुके थे। मुरली का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सुदामू और बादामू का हाल ये था जैसे घर में कोई जश्न होने वाला हो। नगर के बड़े सेठ की ऐसी गति हो जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब तो तुम्हें पता चल ही गया है कि तुम्हारा अब हमारे कारोबार में कुछ भी नहीं है। वर्षों से बैठकर खाते रहे हो, लेकिन हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं। दूसरा होता तो तुम्हें गुलाम बनाकर जिंदगी भर अपने यहां काम कराता, लेकिन हम दोनों भाई बहुत ईमानदार हैं, किसी के साथ कभी कोई गलती नहीं करते। अब तुम्हें क्या करना चाहिए खुद समझ रहे हो। हम तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाले, तुम इज्जत के साथ ही खुद से घर से निकल जाओ। चौक चौराहे पर बहुत से भीखमंगे बैठे रहते हैं, तुम भी उनके बीच में जाकर बैठ जाओगे तो तुम्हारा भी गुजारा हो जाएगा। अच्छी सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम दोनों कोई भगवान नहीं हो जो किसी की किस्मत लिख सकते हो। यदि मेरी किस्मत में भगवान ने भीख मांगना ही लिख दिया है तो उसे कैसे बदल सकता हूं। लेकिन यदि भगवान ने मेरी किस्मत में इज्जत के साथ जीना लिखा होगा तो तुम दोनों उसे बदल नहीं सकते। ये बात कहकर मुरली गांव की तरफ निकल गया। वो चलते चलते बकुलपुर गांव चला गया। वहां वो अपने एक मित्र श्यामा के घर चला गया और श्यामा के घर एक दिन ठहर गया। वो श्यामा से अपनी आपबीती बताया। मेरे जालिम भाइयों ने मेरी जायदाद हड़प लिया है। इस बात का दुख मेरे पिता को ऐसा हुआ कि वो असमय मुझे अकेला छोड़कर चले गए। कहाँ चले थे मेरा विवाह कराने, बहू की डोली घर मिलाने, लेकिन उनकी अर्थी ही निकल गई। मैं घर से बेघर हो गया। मुझे अब सूझ नहीं रहा कि क्या करूं। मेरे पास तो एक पैसे भी नहीं है, किसी रोजी रोजगार को तो सोच भी नहीं सकता। अब सोचता हूं कहीं किसी के यहां मजदूरी ही कर लूं, कम से कम पेट तो भरता रहेगा। तुम सेठ हो, मजदूरी तुम्हारे बस की बात नहीं, और गांव में तो बिल्कुल भी नहीं। यहां दिन भर कठिन मेहनत के बाद थोड़ा सा अनाज मिल जाएगा, जिससे पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम नगर में ही किसी के यहां काम करो। मेरे पिताजी भी मुझसे कहा करते थे कि जब कभी बुरा वक्त आ जाए तो गांव में कभी किसी के यहां मजदूरी मत करना, सीधे नगर चले जाना। नगर में गांव की अपेक्षा 4 गुनी मजदूरी मिल जाती है और मेहनत भी कम करना पड़ता है। तुम पहले आदमी हो जो नगर छोड़कर गांव में मजदूरी की बात कर रहे हो। मेरा तो मानना है कि तुम कोई व्यापार वाला ही काम कर दिया करो। तुम नगर के बड़े व्यापारी के बेटे हो। कोई तो नगर में ऐसा व्यापारी होगा जो तुम्हारी मदद कर देगा। ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे दोनों भाई सभी को मना कर चुके होंगे कि मुरली को काम मत देना या पैसा मत देना। मैं मान लेता हूं कि कोई सेठ मेरी थोड़ी बहुत मदद कर भी दे तो उससे तो व्यापार शुरू नहीं हो जाएगा। और फिर तुम तो जानते हो, आजकल व्यापार में बहुत कंपटीशन है, छोटे पूंजी वाला टिक ही नहीं पाएगा। हाँ भाई, जब तुम्हारे पास अपनी लंगोटी नहीं है तो लड़ने के लिए अखाड़ा में क्यों उतरोगे। तुम कोई ऐसा काम करो कि जिसे कोई दूसरा ना करता हो। अब देखो ना, गांव वालों को कपड़े की जरूरत पड़ती है तो नगर में खरीदने जाते हैं। पूरे 5 मील दूर चलकर तुम चाहो तो कपड़े का व्यापारी बनकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। बस मित्र, मुझे आइडिया मिल गया। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि गांव में अलग किस्म का कौन व्यापार हो सकता है। मैं कपड़े की फेरी आराम से लगा सकता हूं। सचमुच मैं 10 साल तक गांव में अपने पिता के साथ घुमा हूं, लेकिन कपड़े की फेरी लगाता मुझे नहीं मिला है। वाकई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो जो मुझे एक अच्छा सुझाव दिए हो। जब मुझे मित्र बोले हो तो मैं मित्रता भी अच्छे से निभाऊंगा।
तुम जब कभी इस गांव की तरफ आना या गांव के आसपास में आना तो मेरे घर में ही रात को ठहर जाना। तुम अपना व्यापार करो और खूब फलो फूलो। मैं तो इतना ही कह सकता हूं। दोनों बातें करते हुए सो गए। सुबह में जगने के बाद मुरली नगर को लौट गया और वो त्रिभुवन सेठ के पास गया। काका, अब आप मेरी हालत तो जानते ही हो कि मैं सड़क पर आ गया हूं। मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। मैं आपसे थोड़ी मदद चाहता हूं। आपके पास कपड़े की दुकान है। आप मेरे को कुछ ऐसे वस्त्र दे दीजिए जो गांवों में बिक सके। मैं रोजगार शुरू करना चाहता हूं। कपड़े बेचकर मैं आपका पैसा लौटा दिया करूंगा। उसके बाद ही आप मुझे दोबारा से कपड़े देना। देखो, मैं तो तुम्हारे पास रिश्ता लेकर गया था, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। तुम लूट चुके हो। तुम्हें संभलने में 10 साल से कम नहीं लगेंगे, या फिर घूगली जैसा रुतबा पाने में तुम्हारी उम्र लग जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे भाई तुम्हारे दुश्मन है। तेरा पीछा मरते दम तक करेंगे। तुम्हारा विकास नहीं होने देंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कपड़े दे दिया करूंगा, लेकिन मुझे माफ करना। मैं बेटी का विवाह तुमसे नहीं कर सकता। उसका सपना है अमीर घर में जाने की, और तुम्हें अमीर बनते बनते उम्र निकल जाएगी। काका, इस वक्त भोजन के लाले पड़ गए हैं। मुझे अब विवाह नहीं दिखाई दे रहा। जब मेरे पिता नहीं रहे, उनके अरमान ही टूट गए, तो मुझे अब विवाह की कोई इच्छा भी नहीं है। आप मुझे सहारा दे रहे हो, यही मेरे लिए काफी है। अब त्रिभुवन ने मुरली की मदद कर दिया और मुरली गांवों में कपड़े की फेरी लगाने लगा। वो जब भी बकुलपुर जाता तो अपने मित्र श्यामा के घर जरूर रुकता। इस तरह 4 साल बीत गए, लेकिन 4 साल की कठिन मेहनत ने उसकी किस्मत बदल दी। उसने नगर में एक मकान खरीद लिया। उसकी एक दुकान भी खड़ी हो गई थी। उसके बाद भी वो फेरी लगाना है नहीं छोड़ा था। उधर मुरली के दोनों भाई और भाभियाँ फालतू की डींगे हाँकने में माहिर थे, और उनकी काम चोरी के चलते अब उनका व्यवसाय भी अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन मुरली फेरी के लिए दूर गांव में निकल गया। मौसम जाड़े का था, ऊपर से बादल घिरे हुए थे। देखते देखते ही शाम हो गई थी। अच्छी बात यह थी कि गर्म कपड़े लेकर गया था। उसके सारे कपड़े बिक गए थे। अब उसके पास सिर्फ पैसा था। शाम हो गई थी, फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। आगे चलकर 4 मील का जंगल था। मुरली ने तय किया कि आज रात इसी गांव में रहेगा। उसने एक आदमी से पूछा, भैया, इस गांव में ठहरने की जगह मिल जाएगी? आदमी, भाई, ठहरने की जगह की कोई कमी नहीं है, लेकिन मौसम जाड़े का है। ऊपर से बदली छाई हुई है। यहां किसी के पास अपने खुद के लिए गर्म कपड़े नहीं है, तो वह तुम्हें कैसे दे पाएगा? देखो, तुम गांव से पश्चिम तरफ चले जाओ। वहां गांव से बाहर होते ही एक घर मिलेगा। उस घर में एक बुढ़िया मिलेगी। वो बुढ़िया कुछ पैसे लेकर मुसाफिरों के ठहरने का प्रबंध करा देती है। वह पैसा लेकर खाना भी खिलाती है, गर्म कपड़े, रहने को कमरा, सब प्रबंध करा देती है। भैया, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वैसा ही व्यवस्था चाहिए। मुरली जैसे ही गांव से बाहर गया, उसे बुढ़िया का घर मिल गया। बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी थी। माई, मुझे ठहरने की जगह मिल जाएगा। क्यों नहीं मिल जाएगा? लेकिन मुफ्त में मैं किसी को नहीं ठहराती। यहाँ ठहरने को पैसे लगते हैं। तुम्हें ठहरने को कमरा, खाने को अच्छा खाना, रात को ओढ़ने के लिए गर्म कंबल मिल जाएगा। उसके तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे। माँ, इतना महंगा तो नगर में भी कमरा नहीं मिलता। बहुत सुंदर सजावटी राजसी ठाठ वाला कमरा 5 चांदी के सिक्के में मिल जाता है। तो तुम्हारे लिए नगर ही ठीक रहेगा। यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। जाओ, भागो यहाँ से। माई, तुम नाराज काहे होती हो?
चल 10 सिक्का ही ले लो। मुझे नहीं चाहिए तेरे 10 सिक्के। जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई कमरा खाली नहीं है। हे माई, मुझ पर दया करो। तुम कमरा नहीं दोगी तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। मैं तेरे जीने का कोई ठेका थोड़े ले रखी हूँ। चल फूट यहाँ से। मैं अब आखिरी बार बोल देता हूं कि तुझे 15 सिक्के दे देता हूं। हाँ तो तुझे मैं कब मना कर रही हूँ। तुम पैसा दो और चलो घर में रहो। मैं तुम्हें पक्की भोजन भी खिलाऊंगी। कंबल की जगह रजाई तुम्हें मिलेगी। एकदम गर्मा गर्म राजसी ठाट से रात गुजारोगे। बुढ़िया ने मुरली को एक अच्छा कमरा दे दिया और एक रज़ाई भी दे दी। थोड़ी देर में बुढ़िया की बेटी खाना लेकर आ गई। वो खाना खाकर सो गया, लेकिन आधी रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो मुरली ने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर बुढ़िया की बेटी थी। लड़की ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। आप ये क्या कर रही हो? तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? आप कुछ गलत मत समझो। मैं कोई आपके साथ हमबिस्तर होने नहीं आई हूँ, बल्कि मेरी जान मुश्किल में फंस गई है। आप समझ रहे होंगे कि मैं बुढ़िया की बेटी हूँ, लेकिन मैं बुढ़िया की बेटी नहीं हूँ। बुढ़िया एक कोठे वाले की दलाल है। वो मुझे बहला फुसला कर यहाँ ले आई है। मुझे इस बात का अभी अभी पता चला है। मैं कल सुबह बिक जाऊंगी। आप मुझे किसी भी तरह बचा लो। मैं गलत जगह बिकना नहीं चाहती। मैं आपकी दासी बनकर जिंदगी भर रह लूंगी। आप मुझे बचा लो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बचाने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन ये बताओ कि मुझे करना क्या है। इसी वक्त मौका है। आप मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे साथ भाग लो। चलो निकल चलो, मैं तैयार हूं। भागते रहने से हमें सर्दी भी नहीं लगेगी और सुबह होते होते हम नगर में होंगे। दोनों तुरंत वहां से भाग लिए। रात भर इतनी तेज चले कि सुबह होते होते वो मुरली की घर पर थे। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। अब तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। बुढ़िया को तो ये भी पता नहीं है कि मैं कहाँ का हूं। ना तो उसने मुझे पूछा, ना मैंने खुद बताया। अब तुम बताओ कि कहाँ की हो और बुढ़िया के हाथ कैसे लग गई। मैं तिलयपुर गांव की हूँ। बुढ़िया अक्सर मेरी सौतेली माँ से मिलने जाया करती थी। वो 1 साल से जा रही थी। अब मेरी माँ और बुढ़िया में क्या बात हुई, उस वक्त नहीं समझ सकी। मेरी सौतेली माँ बोली कि तुम इस माई के साथ चली जाओ। ये माई तेरा विवाह अपने भतीजे से करा देगी। हम लोग गरीब हैं। तुम्हारे विवाह के पैसे जुटाने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि पैसा जुट ही जाए। अगर इसी तरह रहा तो तुम मेरे घर में पड़े पड़े बूढ़ी हो जाओगी। जाओ, यह माई बहुत भली है। अब तक 100 से अधिक लड़कियों को भलाई कर चुकी है। सौतेली माँ की बात मान। मैं बुढ़िया के साथ उसके घर आ गई, लेकिन उसका व्यवहार मुझे बहुत संदिग्ध लगा। मेरे रहते 2 लोग उसके पास आए जो मेरे को घूर रहे थे। उनकी निगाहें साफ बता रही थीं कि भले नहीं थे। वे बकरे की तरह मेरा मुआवजा कर रहे थे कि मेरे में कितना वजन है, मैं कितनी कीमती हूँ। वो उस बुढ़िया के कान में कुछ कहे तो बुढ़िया ने नहीं में सिर हिलाया। वो कई बार बुढ़िया के कान में कुछ कहे, लेकिन हर बार बुढ़िया इनकार करती गई। मैं उनकी बात भले नहीं सुन रही थी, लेकिन मुझे इतनी समझ तो थी कि बात मेरी ही हो रही है। शायद बुढ़िया मेरा सौदा कर रही है। अगर कुछ गलत बात नहीं थी तो उसे मेरे सामने बात करनी चाहिए थी। वे दोनों चले गए और फिर शाम तक कोई नहीं आया। उसके बाद आप आए तो आप पर भी मुझे शंका हुई, लेकिन जब आप किराया पर कमरा लेकर सोने चले गए और आपने जब खाना खाया, खाना मैं खिला रही थी, लेकिन आपने मेरे तरफ देखा भी नहीं, तो मैं समझ गई कि आप भले आदमी हो, उन दोनों के आदमी नहीं हो। मुझे तो उन दोनों की ही गतिविधि पर ध्यान देना था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि रात में आएंगे और बुढ़िया उनसे मेरे साथ गलत हरकत कराएगी, तो मैं भी सावधान थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेटी हुई थी। मेरे आँखों में नींद नहीं थी।
जब आधी रात हुई तो दोनों आए और बुढ़िया से बोले कि चलो सौदा पका हुआ, हम तुम्हें 400 सोने के सिक्के दे रहे हैं, अब तो उसे मेरे हवाले कर दो। बुढ़िया बोली कि ज़रा धीरे बोलो, मैं उसकी माँ को 300 स्वयं मुद्रा देकर खरीद लाई हूँ, बिना 500 लिए तुम्हें कैसे सौंप दूँ? और फिर तुम कोई उसे पत्नी बनाने के लिए तो ले नहीं जा रहे, तुम भी उसे 1000 से कम में नहीं बेचोगे। वह आदमी बोला कि मैं तुम्हारा पुराना ग्राहक हूँ, फिर भी रिगझिग करती हो, चलो 500 ले लो और अब उसे आज की रात मेरे हवाले करो, कल की रात तो उसे बेखी जाना है। बुगिया बोली कि ऐसे नहीं, कल तुम उसे विवाह का नाटक कर अपने साथ ले जाना, उसे 2-4 दिन साथ रखकर अपना पैसा वसूल कर लेना, फिर बेच देना। यहाँ किसी को पता नहीं चलने चाहिए कि मैं किसी लड़की को गलत तरीके से बेचती हूँ। सब यही जानते हैं कि मैं गरीब लड़कियों का विवाह भले लोगों से कराती हूँ। कल तुम सुबह में आना, साथ में नकली पंडित भी लेते आना। वे दोनों जब चले गए, मुझे जब पूरा विश्वास हो गया कि बुढ़िया भी सो गई है तो अपने कमरे का दरवाज़ा खोली और सबसे पहले बुढ़िया के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दी। तब आपके कमरे में आ गई और अब हम यहाँ। अब आप मुझे जैसा उचित समझो उस तरह, मुझे 2 रोटी और कपड़ा मिलता तो वही मेरे लिए काफ़ी है। आप इतने बड़े आदमी हो, बहुत अमीर हो, मेरी मदद कर दिए यही काफ़ी है, और आपसे मैं आगे क्या उम्मीद कर सकती हूँ? बस अपने घर में एक नौकरानी बनाकर किसी कोने में पड़ी रहने दो। मैं तो शाम में ही जान गया था कि बुढ़िया महालालची है। 2 सिक्के के कमरे का मुझे 15 सिक्के वसूल ली। उतने पैसे में इस नगर महीने के किराए पर अच्छा मकान मिल जाता है। तुम मेरे ख्वाबों पर पानी फेर दी हो। अरे रात भर मैं तुम्हें अपनी मानकर साथ में भागता रहा, और अब कहती हो कि नौकरानी बनाकर कोने में पड़ी रहने दो। क्या तुम्हें मेरे पर कोई तरस नहीं आया? तुम्हारे साथ भागने में तुम्हें अपनापन महसूस नहीं हुआ? तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं उमड़ा? मेरे दिल में वह सब कुछ हुआ जो आप कह रहे हो, लेकिन आपके इतने बड़े घर में कदम रखते ही मुझे अपनी औकात पता चल गई है, इसलिए वह सब बात में नहीं कर सकती। आप मुझे उस काबिल समझते हो, मुझे चरणों में स्थान देना चाहते हो। मैं आपकी ज़िंदगी भर दासी बनकर रहना चाहूँगी, आपकी पूजा करूँगी। वास्तव में आप कोई इंसान नहीं बल्कि देवता हो। मैं अब भी आपकी पुजारिन हुई, जब चाहे मुझसे विवाह कर सकते हो। पगली, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं भी तुम्हारी तरह ठोकरें खाया हूं। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारा और आज अमीर बन गया हूं। तुमने भी हिम्मत नहीं हारा तो हमारी मालकिन बन गए हो। आदमी को किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान भी हिम्मत करने वाले की मदद करते हैं। जो हाथ पर हाथ रखकर किस्मत के भरोसे बैठ जाए, उसका भगवान भी मदद नहीं करते। मैं कोई जन्मजात गरीब नहीं था। मेरे पिता नगर के नामी सेठ थे, लेकिन धोखे से भाइयों ने मेरे पिता की संपत्ति हड़प ली। पिता बर्दाश्त नहीं कर सके और दुनिया छोड़ गए। मैं सड़क पर दर दर की ठोकरें खाता रहा। किस्मत ने बाजी पलटी और अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। पत्नी वाला बन गया हूं, जबकि लूट के धन के लिए भाई आपस में लड़कर सड़क पर आ गए हैं। अब तो मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। मुरली तुरंत पंडित बुलाया और उस लड़की के साथ 7 फेरे ले लिए।